हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन इन एसपीएसएस की। सिंपल रिग्रेशन इन एसपीएसएस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। मैं इस वीडियो में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आई वुड एनकरेज दैट यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो। पहले ये देख लेते हैं सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन में बेसिक फर्क क्या होता है। देखिए, सिंपल रिग्रेशन में जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक होता है और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होता है। सिंपल सी बात है, मल्टीपल मतलब ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये एक से ज्यादा होते हैं। सो नाउ इट विल हैव अ कंबाइंड इफेक्ट। देयर विल बी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर विल बी वन डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास एक वेरिएबल है जो है कॉन्फिडेंस, और हम आपसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस और सेल्स में देयर इज सम रिलेशनशिप। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्समैन है जब वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है तो कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर सेल्समैन कॉन्फिडेंट नहीं दिखेगा तो वो सेल नहीं कर पाएगा। ओके, तो अगर मुझे इस टाइप का कोई एनालिसिस करनी है, दिस विल बी अ केस ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब अगर मुझे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन करना है तो मेरा मॉडल कुछ इस तरीके से बनेगा। लेट्स से वी हैव कॉन्फिडेंस एज वन ऑफ द independent variable and we have another variable as knowledge, और इन दोनों का इफेक्ट मुझे चेक करना है सेल्स पे क्या पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जिस जगह पे ये एरो होगी इसका मतलब ये इस पे डिपेंड करता है, तो हम ये कहेंगे सेल्स डिपेंड्स अपॉन कॉन्फिडेंस। सिमिलरली यहाँ हम कहेंगे सेल्स डिपेंड ऑन कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, विच मीन सेल डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। मुझे ये चीज टेस्ट करनी है। ऐसे केसेस में आई विल यूज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और जहाँ पे मेरे पास वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन डिपेंडेंट वेरिएबल आई विल यूज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो एक केस स्टडी देख लेते हैं। एक रिसर्चर है, उसने 116 सेल्समैन का डेटा कलेक्ट किया और उन सेल्समैन से उसने तीन चीजें पूछी, एक कॉन्फिडेंस, नॉलेज और सेल्स। तो रिसर्चर वांटेड टू नो कॉन्फिडेंस और नॉलेज का कोई इफेक्ट पड़ता है सेल्स में, येस और नो। देखिए, रिसर्च करने से पहले हमें ये बात पता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है। तो कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज डज हैव एन इफेक्ट ऑन सेल्स, बट वी हैव टू प्रूव इट स्टैटिस्टिकली। ओके, कॉन्फिडेंस मतलब जब कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं एज अ सेल्स पर्सन, अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपने प्रोडक्ट के लिए तो मैं उसको कैसे बेच पाऊंगा, कोई मुझसे क्यों खरीदेगा जब मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस चीज के ऊपर। दूसरी, केवल कॉन्फिडेंस सब कुछ नहीं होगा, देयर इज समथिंग नॉलेज ऑल्सो। मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी पूरी होनी चाहिए। अगर मुझसे मेरा जो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर है वो कुछ पूछ रहा है प्रोडक्ट के बारे में और मुझे नॉलेज ही नहीं है उस चीज के ऊपर, कॉन्फिडेंस बहुत है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो क्या फायदा, मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। सो कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज डेफिनेटली हैव एन इफेक्ट ऑन सेल्स। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेस्ट। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 116 सेल्समैन का कोई डेटा लिया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ तीन वेरिएबल्स हैं, सेल्स, कॉन्फिडेंस और नॉलेज। ओके, ये सब के सब स्केल मेजर पे मेजर किए गए हैं, और ये एक प्राइम रिक्वायरमेंट है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की कि आपके तीनों के तीनों वेरिएबल्स, जहाँ पे जैसे इस केस में हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, दे हैव टू बी मेजर्ड इन अ कंटिन्यूअस स्केल, जिसको हम कंटिन्यूअस भी कहते हैं, नॉन मेट्रिक सॉरी मेट्रिक कहते हैं, उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं, और उसको नॉन कैटेगोरिकल कहते हैं, या फिर एसपीएसएस की लैंग्वेज में हम उसको स्केल कहते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल व्यू हो गया, ये हमारा डेटा व्यू होगा। ये सेल्स, कॉन्फिडेंस और नॉलेज, और अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो डेटा है वो है 116 सेल्स पर्सन का। ओके, सो बिफोर वी गो विद द एनालिसिस, एक अच्छा रिसर्चर हमेशा अजम्पशंस चेक करेगा और फिर कोई भी एनालिसिस को ठीक तरीके से करेगा। सो सबसे पहले हम लोग कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अगर हमने ये चेक नहीं करे तो जो हमारा डेटा होता है वो ना ही रिलायबल होगा और ना ही वो वैलिड होगा। तो पहला अजम्पशन होता है लीनियर रिलेशनशिप, सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, थर्ड इज नो ऑटो कोरिलेशन, fourth is presence of homoscedasticity, fifth is residual must be normally distributed, and finally sixth, absence of multivariate outliers. I know this sounds quite a mouthful, but I'll try to explain this to you in very easy language. तो जो सबसे पहला हमारा एजम्पशन है वो है लीनियर रिलेशनशिप का। तो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे y वेरिएबल यानी कि सेल्स और x मतलब हमारा
हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज सेल्स एंड x इज नॉलेज। यहाँ पे यानी कि y में जो भी चीजें हैं ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x में जो भी हमारा वेरिएबल होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो क्योंकि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉन्फिडेंस और नॉलेज, तो पहले हम कॉन्फिडेंस और नॉलेज को एक तरह से प्लॉट करेंगे SPSS में, देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा डेटा है वो इस तरीके से कुछ होना चाहिए जहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन टाइप की यहाँ पे एक तरीके से कर सके। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये क्या हुआ कि दिस इज शोइंग some kind of a linear relationship. Okay, it is showing a straight line. It is trying to show a straight line, and that's what we want. I want to see a straight line. मैं कोई लाइन ऐसी देखना नहीं चाहता हूँ जो curvy linear है. This is showing some kind of a relationship. Let me just have some other color. Okay, कोई लाइन इस टाइप की, you know, or something like this. No, we do not want to see this. We want to see a straight line. एक पैटर्न हमें देखना है कि दोनों हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल एक लीनियर पैटर्न शो कर रहा है। तो इसको देखते हैं SPSS में हम किस तरीके से इसको प्लॉट करते हैं। ओके, SPSS में जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो वी विल गो टू ग्राफ्स, वी विल गो टू लेगेसी डायलॉग्स और वी विल गो टू स्कैटर डॉट। उसमें हम गो टू सिंपल स्कैटर, विल क्लिक ऑन डिफाइन। एज आई टोल्ड यू, y एक्सिस में हमें हमेशा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स है, और x में हम सबसे पहले डालेंगे कॉन्फिडेंस और इसको हम ओके कर देंगे और हमारे पास एक प्लॉट अभी जनरेट हो जाएगा। ओके, क्योंकि डेटा हमारा ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगाता है ये, बट ये हमारा फाइनली ग्राफ बन के आया हुआ है। कॉन्फिडेंस हमारा x एक्सिस में है, सेल्स हमारा y एक्सिस में है। देखिए अब पैटर्न क्या है। ये पैटर्न आपको नहीं लग रहा कि एक तरह से स्ट्रेट लाइन टाइप की है? ओके, दिस मीन्स दैट ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्फिडेंस और डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, this is showing a linear relationship. Okay, now we will have to check with knowledge. Okay, so again we will go to analyze, we'll go to graph, we'll go to legacy dialogs, and then we'll go to scatter dot, simple scatter, go to define। यहाँ पे हम देखिए कॉन्फिडेंस को यहाँ से हटा देंगे और उसके बदले में नॉलेज यहाँ पे रख लेंगे और इसको हम ओके कर देंगे और हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब ये भी डेटा यही दिखा रहा है कि एक पैटर्न शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो डेटा है वो एक लाइन में फॉलो हो रहा है। दिस इज वन काइंड ऑफ लाइन दैट आई कैन सी हियर, और आसपास उसके डेटा इन वाले पर्टिकुलर पॉइंट्स में दिख रहे हैं। ओके, सो इससे भी हम कह सकते हैं कि नॉलेज और सेल्स में भी एक तरह से लीनियर पैटर्न हमें दिख रहा है। इसका मतलब जो हमारा पहला असम्पशन है वो हमने वायोलेट नहीं किया। लेट्स गो टू द सेकंड असम्पशन जिसको हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। ठीक है, ओके, एब्सेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी को चेक करने के लिए वी विल गो टू एनालाइज, वी विल गो टू रिग्रेशन, लीनियर। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स है और कॉन्फिडेंस हमारा इंडिपेंडेंट और नॉलेज भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, नाउ वी विल गो टू स्टैटिस्टिक्स एंड वी विल क्लिक ऑन कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स एंड वी विल क्लिक कंटिन्यू एंड ओके, एंड दिस इज द आउटपुट दैट वी विल गेट। अभी मैं आपको मॉडल समरी अनोवा के बारे में नहीं, आई विल जस्ट ट्राई टू टेल यू द सेकंड असम्पशन व्हिच इज मल्टीकोलिनियरिटी। और मल्टीकोलिनियरिटी हम चेक करते हैं कोलिनियरिटी स्टैटिस्टिक्स से टॉलरेंस लेवल और VIF। देखिए टॉलरेंस और VIF का फुल फॉर्म होता है वेरिएंस इन्फ्लेटेड फैक्टर। ओके, जो वैल्यू हमें देखनी है VIF की, ये वैल्यू इस केस में देखिए 1.199, दोनों के केस में 1.199 है, बट वी वांट दिस वैल्यू टू बी लोअर देन 10 और इस केस में ये लोअर देन 10 है। ओके, व्हाट अबाउट टॉलरेंस? टॉलरेंस में हमें एक वैल्यू चाहिए 0.2 से ऊपर। यू डू नॉट वांट अ वैल्यू जो 0.2 से नीचे हो। इस केस में 0.834 दोनों के दोनों 0.2 से ऊपर है। इसका मतलब दोनों हमारा VIF और टॉलरेंस लेवल का जो असम्पशन है, इसको हम कहते हैं मल्टीकोलिनियरिटी, ये वायलेट नहीं हुई है। ओके, थोड़ा सा टाइम डिवोट करते हैं मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है। देखिए मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब ये होता है कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, अब इसी बात है, देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कुछ इफेक्ट आता है डिपेंडेंट पे, और जो सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका भी कोई इफेक्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। मल्टीकोलिनियरिटी हमसे ये कहती है कि अगर इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन जिसको हम कहते हैं कोरिलेशन, अगर इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है ये 0.8 से ज्यादा हो जाए, इट इज ग्रेटर देन 0.80, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन देयर इज अ केस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। उससे होगा क्या, देखिए अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है तो कोई एक ही वेरिएबल इफेक्ट डाल पाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और अगर इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो 0.8 से कम है तो इस केस में दोनों का इफेक्ट जो होगा
वो इक्वल होगा। मतलब इक्वल का मतलब ये हुआ कि एक इफेक्ट ये डालेगा और दूसरा इफेक्ट ये डालेगा। अगर ये दोनों हाईली आपस में कोरिलेटेड है, उनमें से कोई एक ही इफेक्ट डाल पाएगा और दूसरे वेरिएबल को पहला वाला वेरिएबल किक ऑफ कर देगा। तो इसलिए मल्टी कोलिनियरिटी की ये इंपॉर्टेंस होती है। ओके, लेट अस गो टू अवर थर्ड assumption, that is no auto correlation. इसके लिए we will go to analyze, we'll go to regression, linear, यहाँ पे dependent variable sales, independent variables confidence और knowledge, और statistics। ठीक, यहाँ पे आएगा डर्बिन वाटसन। डर्बिन वाटसन को क्लिक कर देंगे और इसको कंटिन्यू करके ओके कर देंगे। Okay, again I will not be telling you the model summary ANOVA and all, I will just tell you the main thing, that is the डर्बिन वाटसन टेस्ट किस तरीके से इसको टेस्ट हम लोग देखते हैं इसका। ठीक है, एंड दैट इज अ केस ऑफ दिस, that there should be no auto correlation between the errors. So let us understand this thing. Okay, देखिए डर्बिन वाटसन हमारे पास यहाँ पे आता है मॉडल समरी में। डर्बिन वाटसन कितनी वैल्यू है इसकी? 2.217, और इसका कट ऑफ ये होता है कि इसकी वैल्यू 2 के आसपास होनी चाहिए। कोई भी वैल्यू 1 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब इट शुड नॉट बी लोअर देन 1, इट शुड नॉट बी हायर देन 3, इट शुड बी वेरी क्लोज टू 2। तो यहाँ पे 2.217 का मतलब ठीक है, डर्बिन वाटसन भी हमारा जो असम्पशन है नो ऑटो कोरिलेशन का वो ठीक है। ओके, जस्ट वी विल हैव अ लुक एट डर्बिन वाटसन क्या होता है, इसको हम कहते हैं नो ऑटो कोरिलेशन। देखिए यहाँ पे हमारा मतलब ये है, ये मेरा y एक्सिस यानी कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरा x एक्सिस है यानी कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये मेरे कुछ यहाँ पे प्लॉट्स हैं और मैंने एक लाइन यहाँ बना रखी है, जिस लाइन को मैं कहता हूँ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। दिस इज माई लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ओके, दिस लाइन आई वॉन्ट टू मेक एंड दीज आर माई सम ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए, अब इस फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस वाले छोटे से पॉइंट को लेता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि मेरा ये तो मेरा एक्चुअल लाइन है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्लॉट्स है, मतलब मेरा जो प्लॉटिंग्स है वो यहाँ है, राइट। तो ये जो मैंने लाइन के ऊपर जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, व्हाट इज दिस? दिस इज माय प्रेडिक्टेड वैल्यू, दिस इज माय प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, जो मैंने प्रेडिक्ट करी। और ये वाले कौन से हैं? जो हमारे ऑब्जर्व्ड हैं, जो हमारे ऑब्जर्व्ड वैल्यू हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम देखने की कोशिश कर रहे हैं डर्बिन वाटसन में, इज अ कंसेप्ट कॉल एज एरर, ERROR। हम देखने की कंसेप्ट कर रहे हैं कि एरर का बेसिक मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो एरर का मतलब ये होता है कि जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन माय प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड माय ऑब्जर्व्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू ये है और ये मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, तो इनके बीच में जो ये डिफरेंस है, इसको मैं कहता हूँ दिस इज माय एरर। ओके, तो मेरा बेसिक कोशिश क्या होती है कि एरर को मिनिमाइज करना है मुझे। आई हैव टू मिनिमाइज माय एरर। ओके, मुझे एक ऐसी लाइन बनानी है जो बेस्ट मॉडल, जो बेस्ट फिट लाइन हो और जो मुझे बेस्ट मॉडल प्रेडिक्ट कर सके, क्योंकि बेसिकली रिग्रेशन में मैं किसी चीज को प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रेडिक्शन मेरा कितना एक्यूरेट होगा डिपेंड करता है कि मैं अपने डेटा को, अपने एरर्स को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकता हूँ। मैं एरर को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जो वैल्यूज आपको ये दिख रही हैं, प्लॉटेड वैल्यूज जो आपको दिख रही है छोटी सी, दिस इज नथिंग बट ऑब्जर्व, जो मैंने ऑब्जर्व करी। और एक यहाँ लाइन है, ऑब्वियस सी बात है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो देयर इज अ डिफरेंस, लाइक ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है इसको मैं कहता हूँ मेरा एरर, दिस इज माई एरर। तो आई वांट एरर टू बी एज लेस एज पॉसिबल। डर्बिन वाटसन टेस्ट में अगर जैसे हमारा जो डर्बिन वाटसन टेस्ट अभी भी जो हमने वैल्यू देखी थी 2.217, मैंने बताया था आपको, ये 1 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जितना हो सके 2 के आसपास हो। इस केस में 2 के आसपास है, इसका मतलब ये हुआ जो मेरा मॉडल है वो मेरे मॉडल में देयर इज नो वरी ऑफ ऑटो कोरिलेशन। सिंपल। अपना फोर्थ और फिफ्थ जो हमारा असम्पशन है उसको क्विकली देख लेते हैं। फोर्थ असम्पशन था होमोस्कैडास्टिसिटी का, और फिफ्थ था रेसिड्यूअल मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके लिए हम विल गो टू एनालाइज, विल गो टू रिग्रेशन, गो टू लीनियर। यहाँ पे सेल्स डिपेंडेंट बन जाएगा, कॉन्फिडेंस और हमारा नॉलेज जो है वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। विल गो टू प्लॉट्स। प्लॉट्स में हम यहाँ पे ध्यान से देखो, जो Z जो लिखा है यानी कि Z प्रेडिक्टेड, PRED है, ये जाएगा Y में, और जो रेसिड्यूअल है ये जाएगा X में। ओके, और नॉर्मेलिटी जो प्रोबेबिलिटी प्लॉट है वो हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे। ये जो हमने किया, दिस इज फॉर माय फोर्थ assumption, that is homoscedasticity, और फिफ्थ assumption यानी कि जो हमारे रेसिड्यूअल्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए।
ओके, वन पॉइंट आई वांट टू मेक क्लियर इज कि रेसिड्यूअल और एरर दोनों एक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया एरर क्या होता है, ठीक है। ये करने के बाद विल गो टू कंटिन्यू एंड देन विल गो टू ओके, हमारा रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये दो जो हमारे ये जैसे ग्राफ हैं इनको हम देखेंगे। पहले मैं इनको कॉपी कर देता हूँ एमएस वर्ड में। ओके, अपने फोर्थ जो असम्पशन है वो होमोस्कैडास्टिसिटी है, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमें ग्राफ दिख रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको ये ग्राफ देखने में, बट बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखना है। जो बेसिक चीज है जो हमें आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमने ये देखना है कि ये जो जीरो दिख रहा है आपको यहाँ पे, जीरो के बीच में अगर हम एक लाइन खींच दूं, we try to make it as straight as possible. This is quite straight, okay, ये देखना है। अब देखिए इस पूरे ग्राफ को हमने डिवाइड कर दिया, एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में। वी हैव द अपर कॉर्नर एंड देन वी हैव द लोअर कॉर्नर। देखना क्या है, हमें देखना ये है कि ऊपर और नीचे दोनों में जो ये आपके डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स तकरीबन सेम होने चाहिए। इट शुड बी अ मिरर इमेज। जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ये वाले ग्राफ, तो मैं देख रहा हूँ इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ हमें दिख रहा है, ठीक है। एक यहाँ देखूँ मैं तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक यहाँ कुछ दिख रहा है। बट अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूँ तो आई कैन सी समथिंग हियर। तो ऑलमोस्ट इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा होमोस्कैडास्टिसिटी जो डेटा है वो ऐसा ही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट्स अ मिरर इमेज ऑफ दीज टू थिंग्स, ओके। तो अगर हम लेट्स से मैं कोई और कलर से टू मेक इट मोर क्लियर, वी जस्ट वांट कि एक तरह से एक स्ट्रेट सा लाइन सा ऐसे बचने की यहाँ पे कोशिश हो, एक यहाँ पे और एक इस टाइप का, ओके। नाउ व्हाट वी डोंट वांट, जो हमें नहीं चाहिए वो ये है कि इट शुड नॉट बी टोन्ड। मतलब टोन्ड तरीके से मुझे ऐसा कोई ग्राफ नहीं दिखना चाहिए जो इस तरीके का मूवमेंट दिख रहा है मुझे। अगर ऐसा कोई दिख रहा है दैट्स अ केस ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी। और अगर हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, पैरेलल लाइंस दिख रही है, तो दैट इज अ केस ऑफ होमोस्केडास्टिसिटी। तो वी वांट होमोस्केडास्टिसिटी, दैट इज कंसिडर्ड टू बी गुड। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि एक होमोस्केडास्टिसिटी चीज दिख रही है। तो जो हमें एरिया यहाँ दिख रहा है, जो भी हमें डॉट्स यहाँ दिख रहे हैं, वो डॉट्स और इन डॉट्स में एक तरह से मिरर इमेज, देयर इज अ कॉपी ऑफ दीज टू इमेजेस, व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी ओके। फिफ्थ असम्पशन था हमारा रेसिड्यूअल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि एरर मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका तरीका ये होता है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कम प्रोबेबिलिटी और यहाँ हम देख रहे हैं एक्सपेक्टेड कम प्रोबेबिलिटी। देखिए एक लाइन यहाँ पे ड्रॉन है, इस लाइन ड्रॉन में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब आपके एरर्स हैं। बेसिक हमें ये चाहिए कि जितने भी ये डॉट्स हैं अगर ये लाइन के आसपास हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। और ये बिल्कुल परफेक्ट केस दिख रहा है हमें कि इस लाइन के आसपास all the dots are there। मतलब we can say approximately 99% of the dots are in this line। ये लाइन के साथ टच कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे है एरर पॉइंट्स, कोई यहाँ है एरर पॉइंट्स, कुछ नहीं है, सब क्लस्टर्ड है इस लाइन के लिए। इस लाइन में इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा फिफ्थ असम्पशन है कि जो हमारे एरर है वो सब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लास्ट और फाइनल जो हमारा असम्पशन था दैट इज एब्सेंस ऑफ मल्टी वेरिएट आउटलायर्स। उसको टेस्ट करने के लिए हम एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कैलकुलेटर, उसको हम कहते हैं कुक्स डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए वो कि हम कैसे इसको मिलाते हैं। वी गो टू एनालाइज, देन विल गो टू रिग्रेशन, विल गो टू लीनियर, सेल्स डिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंस और नॉलेज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। यहाँ हम सेव में जाएंगे, सेव में जाके कुक्स डिस्टेंस को क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे। तो जैसे ही हमने ये चीज करी, इसको हम आउटपुट विंडो को बंद कर देंगे। तो आप देखोगे आपके वेरिएबल व्यू में एक और वेरिएबल ऐड हो गया है बाय द नेम ऑफ COO_1। इसका मतलब ये कुक्स का डिस्टेंस है, ठीक है। तो डेटा व्यू में जाएंगे, ये क्विक डिस्टेंस हमें यहाँ पे दिख जाएगा, कुक्स वैल्यू दिख जाएगी। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, केवल सबसे ऊपर क्लिक करना है और राइट हैंड अपना राइट माउस का बटन है वो क्लिक करके सॉर्ट डिसेंडिंग, यानी कि हमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमें ऊपर चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये किया, हमारा जो ये डेटा ये सॉर्ट आउट हो गया है। दिस इज माई सॉर्टेड डेटा, ओके। अब मुझे देखना ये है कि सारी की सारी वैल्यूज जो यहाँ पे हमें दिख रही हैं ये 1 से कम होनी चाहिए। इट शुड बी लेस देन 1, ओके। तो क्योंकि मैंने इसको डिसेंडिंग कर रखा है, सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर आ चुकी है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग सारी नीचे जितनी भी हैं वो सब लोअर डाउन कम वैल्यूज हैं। तो एक आई बॉल हम यहाँ पे कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली लेट्स से अराउंड 16 डेटा सेट्स देख लेते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक भी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं है। तो जब यहाँ 1 से ऊपर नहीं है तो नीचे बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। दैट मीन्स जो हमने लास्ट हमारा जो मल्टीवेरिएट आउटलायर्स हैं ये भी हमने assumption को मीट कर लिया। दिस इज माय कुक्स डिस्टेंस, ओके। आई वुड जस्ट
like to make this thing clear. अगर आपको कोई भी ऐसा assumption है जो समझ में नहीं आया, या you want something more, you want me to make a new video on that, I'll be more than happy to do that. I would just want you to comment on my video. That's why I want to learn more about, let's say, homoscedasticity, or let's say multivariate outliers, or any of the assumptions that we talk about. Okay, once हमने सारे के सारे अपने assumptions को टेस्ट कर लिया है, हम फाइनली अपना रिग्रेशन रन करेंगे. We'll go to analyze, go to regression, we'll go to linear. ओके, यहाँ पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स रखते हैं, कॉन्फिडेंस और नॉलेज को हम रख देते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में. ओके, जितने भी हमने अभी अजम्पशंस टेस्ट करे थे वो आप एक साथ भी कर सकते हो. जैसे आप सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स में. ये हम किस लिए करते हैं? मल्टी कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए. डर्बिन वाटसन क्लिक करते हैं हम लोग, क्यों? ऑटो कोरिलेशन देखने के लिए, और इसको कंटिन्यू कर देते हैं. देन वी गो टू प्लॉट्स. मैं आपको बताया था प्लॉट्स में जो आपका रेसिड्यूअल होता है वो जाएगा आपका y में, और जो आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है वो जाएगी x में. ये क्यों करते हैं हम लोग? होमोस्केडास्टिसिटी देखने के लिए. यहाँ हम नॉर्मेलिटी प्लॉट्स भी क्लिक कर देते हैं. ये हम क्यों कर रहे हैं? टू सी दैट माय रेसिड्यूअल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, एंड देन वी क्लिक कंटिन्यू. एंड सेव में वी गो टू कुक्स एंड वी क्लिक दैट डिस्टेंस में, क्लिक ओके, एंड दैट्स इट. इसके बाद हम ओके कर देते हैं और हमारा फाइनल जो जितना भी डेटा है वो एक साथ प्रोसेस होके आ जाता है. नाउ लेट अस सी दिस पर्टिकुलर मॉडल. सबसे पहले ये मॉडल समरी देखेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे एनोवा, और फिर हम देखेंगे कोएफिशिएंट्स. बाकी ये सब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, सो वी विल नॉट बी गोइंग इन डिटेल ऑफ दीज थिंग्स. वी विल बी वरीड अबाउट ओनली 3 बॉक्सेस, दैट इज मॉडल समरी, एनोवा एंड कोएफिशिएंट्स. मैंने अपने सारे टेबल्स SPSS में थे वो मैंने पेस्ट कर दिए हैं एक वर्ड फाइल में, ताकि मैं आपको ये चीज दिखा सकूं. ओके, मॉडल समरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक तरह से बॉक्स होता है. देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं. सबसे पहले हमें R चाहिए, R² चाहिए, और डर्बिन वाटसन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, R कितना है हमारा? 0.705, इसका मतलब 71% हमारा R है. ओके, R² कितना है? इसका सिंपल सा मतलब है R² मतलब हमने R को स्क्वायर कर दिया. ओके, वो उसका स्क्वायर वैल्यू कितनी आ रही है? 0.497. इसको हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 50%. का मतलब मेरा मॉडल 50% समझा पा रहा है और बाकी 50% एरर है. तो मतलब मेरा मॉडल 50% चीजों को समझा सकता है और प्रेडिक्ट कर सकता है. जो भी मैं प्रेडिक्शन करूंगा मेरी प्रेडिक्शन वैल्यू 50% है. आई कैन बी कॉन्फिडेंट ऑफ 50%, बट द रेस्ट 50% आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. द पॉइंट नाउ इज, क्या ये 50% स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है? ये हम देखते हैं एनोवा से. एनोवा में अगर हमने देखा हमें इसका मतलब हमें यहाँ से जो वैल्यू चाहिए वो है सिग्निफिकेंस वैल्यू. कितनी है? 0.000. इसका मतलब 0.05 से बहुत ज्यादा कम है. इसको मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है ये सिग्निफिकेंट है. इट इज अ सिग्निफिकेंट मॉडल, गुड मॉडल, गुड प्रेडिक्टिंग मॉडल. लास्ट हमारा आता है कोएफिशिएंट्स. यहाँ पे कोएफिशिएंट्स में हम कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं कॉन्फिडेंस और नॉलेज. डिपेंडेंट था हमारा सेल्स. देखिए कॉन्फिडेंस, यहाँ पे जो बीटा वैल्यू है इसको हम ये देखेंगे और ये देखेंगे, ठीक है, और साथ में सिग्निफिकेंस वैल्यू भी देख लेंगे यहाँ पे कितनी है हमारी, एंड दैट्स इट. तो कॉन्फिडेंस 0.462, इसका मतलब 47% वेरिएंस कॉन्फिडेंस समझाता है सेल्स में. इसका मतलब सेल्स कॉन्फिडेंस से 47% पे डिपेंड करता है, और नॉलेज कितना है? 0.377. इसका मतलब इसको 38% कह सकते हैं. इसका मतलब नॉलेज 38% कंट्रीब्यूट करता है सेल्स में. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली बात है कॉन्फिडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किससे? नॉलेज से. इसका मतलब एक सेल्समैन में ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखा रहा है. 47% इज ग्रेटर देन 38%. वी नॉट सेइंग knowledge is not important, it's important, but compared to confidence it's slightly not that important. Confidence plays a major role. इसका मतलब एक सेल्समैन को ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन ही शुड बी मोर कॉन्फिडेंट इन व्हाटएवर ही इज सेइंग. ठीक है, फाइनली देख लेते हैं कि हम अपने रिसर्च रिपोर्ट्स में किस तरीके से APA फॉर्मेट में इसको लिखते हैं, जो मल्टीपल रिग्रेशन हमने अभी कंडक्ट किया. APA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. तो एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में हम अपने रिसर्च पेपर्स में या थीसिस में या डिसर्टेशंस में इन चीज़ों को लिखते हैं. इस तरीके से हम अपने पूरे राइटअप को इस तरीके से लिख सकते हैं. देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हमने एक मल्टीपल यानी कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वाज कंडक्टेड टू प्रेडिक्ट सेल्स बेस्ड ऑन नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस. ओके, बिफोर रनिंग द टेस्ट ऑल assumptions like
linearity, multicollinearity, homoscedasticity, autocorrelation, multivariate outliers, and constant error terms was conducted. All assumptions were met. मैंने आपको बता दिया, हमने सारे assumptions को meet कर लिया था. A significant regression equation was found. Now this is important. Okay, f2, 113 is equal to 55.889. मैं बताता हूँ किस तरीके से आई. देखिए f में 2 और 113 इसको हम देखते हैं स्पेसिस में हमें ये चीज कहाँ से मिली थी. ओके, हम देखेंगे यहाँ पे हमारे डेटा में f वैल्यू ये होती है 55.889. ओके, ये हमारी f वैल्यू थी. और 2 और 113 कहाँ से आया, ये हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये हमारा यहाँ से आया df यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2,113. ओके, देन हमने लिखा p was less than 0.05, इसका मतलब that was the exact value was 0.000. ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू हमारी यहाँ से आई, अनोवा टेबल के सिग्निफिकेंट बॉक्स से आई ये वाली वैल्यू हमारी. ओके, with r square of 0.46, I'm sorry, for 0.497, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये हमारी वैल्यू यहाँ से आई है, r square 0.497. ओके, फिर हमने आगे इसको और कंटिन्यू कर दिया. कॉन्फिडेंस हैड अ हायर बीटा 0.462, देन नॉलेज 0.377. देखते हैं ये वैल्यू कहाँ से आई, कॉन्फिडेंस और नॉलेज की वैल्यू, ये हम याद रखेंगे 462, 377. ये वैल्यू हमारी कोएफिशिएंट बॉक्स से आती है. कॉन्फिडेंस की बीटा वैल्यू 0.462, नॉलेज की 0.377. ठीक है, दिस इज द वे वी राइट अप द regression. I hope this was clear to you. If you have any doubts, please ask me on the comment box, and please do subscribe to my channel, like it, comment it, and share it with as many people as possible so that everyone can benefit from it. Thank you so much.